सेशन पॉइंट में मैं हूँ आपकी दोस्त अर्चना। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। आज इस वीडियो में हम नया कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, दैट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या होती है। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए दो तरह की थ्योरीज को बनाया गया, दो तरह की थ्योरीज को डिफाइन किया गया, दैट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड वन इज केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है जी, क्लासिकल का मतलब है द बेस्ट। अब जो क्लासिकल वर्ड है ये किसी एक इकोनॉमिक्स ने नहीं डिफाइन किया था, ये अलग अलग इकोनॉमिक्स ने काफी इसका यूज किया है, इस वर्ड का यूज किया है। अब क्या है, अब इसमें क्या कहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर उन केसेस में पाई जाती है जहां पर गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई लेना देना नहीं होता है, उन कंडीशन में ज्यादातर फुल एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। लेकिन कुछ केसेस में अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, लेकिन वो ज्यादा तक नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि जो इकोनॉमिक पावर है उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है जी, अगर आप इकोनॉमिक पावर इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। अब इससे देखेंगे, अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगार है, तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम डिमांड भी कम करते हैं। हमारी क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस केसेस में डिमांड भी कम हो जाती है। डिमांड कम होने के कारण सप्लाई भी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम सेल्स के अकॉर्डिंग चले, सेल्स के अकॉर्डिंग क्या था, उसका सिद्धांत क्या था, उसकी थ्योरी क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी, उनके अकॉर्डिंग कि अगर हम सप्लाई को इंक्रीज कर देना, प्रोडक्शन की सप्लाई को इंक्रीज कर दे, तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे, अगर मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है जी, अभी मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसकी सप्लाई ज्यादा कर दूं तो ऑब्वियसली कि इसकी जो सप्लाई है वो हर एक जगह पे होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये हर जगह पे दिखाई देगा आपको, ठीक है, जहां पे आप जा रहे हो वहां पे आपको दिखाई दे रहा है, हर कोई पूछेगा भी क्या है, ये क्या है ना, तो इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप सप्लाई को इंक्रीज करते हो, डिमांड इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। कैसे होगा, क्योंकि अगर सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, तो लेबर इंक्रीज करोगे, उसके साथ आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होने लग पड़ेगी। डिमांड से क्या हुआ, ये सर्कल कैसे चलना शुरू हो गया, आपके जो इनकम का फ्लो है, जो मनी फ्लो है, वो भी चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो लेबर्स है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, है ना जी। तो इसका एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, अगर सेल्स के अकॉर्डिंग चले तो उनका कहना यही है कि अगर आप सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इक्वल हो जाएगी, यानी कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, है ना जी। ये हमने डिस्कस किया था क्लासिकल थ्योरी के बारे में, और इकोनॉमिक्स का इस पे क्या कहना था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, तो सिंपल क्लासिकल थ्योरी क्या है, वो ऐसे कहे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो कि नॉर्मल फीचर पाया जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि पूरा रोजगार जो है वो ज्यादा केसेस में वहां पाया जाता है जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करते। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। देन अब हम बात करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, इसके बारे में सो अब हम बात करेंगे व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या होती है फुल एम्प्लॉयमेंट और पूर्ण रोजगार। ठीक है जी, तो क्या होती है ये चीज। अब ऐसा है कि जब पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो उसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो है बेरोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो कैसे नहीं है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं वो सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, ठीक है जी, अपने वेजेस से, और उनको जो डिमांड है, लेबर की डिमांड है और जो सप्लाई है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, डिमांड है लेबर की, इक्वल है किसकी, सप्लाई की। ठीक है जी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि वहां पे सभी लोग, जितने उनको रोजगार है उससे वो खुश है, उससे जो अर्न हो रहा है वो उससे खुश है, और वहां पे सभी लोगों के पास क्या है, रोजगार है, दैट इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट।
यही मतलब हुआ ना इसका कि फुल एम्प्लॉयमेंट दैट इज कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है, सबके पास अपना काम है, सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो उस केसेस में बोल दिया जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो कि दी थी लर्नर ने। लर्नर के अकॉर्डिंग क्या कहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर एंड वांट टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज गेट टू वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। यानी कि कितने फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो जितनी वेजेस मिल रही है उस टाइम पे, जो करंट पीरियड पे उनको जो वेजेस मिल रहे हैं उस पे वो काम करने के लिए सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, वो तैयार है, उतने रेट पर वो काम करने के लिए तैयार है और उनको कोई डिफिकल्टी नहीं है इस चीज़ से कि हमारे पास पैसे कम है या भी कोई और डिफिकल्टी, ठीक है। तो उस केसेस में उनके पास काम भी है, ठीक है, तो उस केसेस को हमने बोल दिया क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। ये हमने जो डेफिनेशन बताई है वो अकॉर्डिंग थी लर्नर के। ये क्लासिकल डेफिनेशन, कन्वेंशनल डेफिनेशन है। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडर्न डेफिनेशन कहती है फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हु वांट टू वर्क इज वर्किंग एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। अब इस केस में क्या कहता है वो कि पूरा रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में सबके पास काम है, सब खुश है, जितना उनको मिल रहा है, जितने उनको रेट मिल रहा है उससे वो काम करने से खुश है, सिवाय किसके, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट के सिवाय, ठीक है। अब ये फंक्शनली और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड क्या होते हैं वो भी हम कवर करेंगे इसके आगे, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि आखिर फंक्शनली और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, सबके पास काम है, सबके पास रोजगार है, ठीक है, जितना उनको रेट मिल रहा है उस पर वो काम करने के लिए सेटिस्फाइड है, खुश है, दैट इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन मॉडर्न ने इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी, वो कहता है कि अगर फ्रिक्शनली देखा जाए और स्ट्रक्चरली को छोड़कर, ठीक है, उन एम्प्लॉयड को छोड़कर बाकी सबके पास रोजगार, दैट इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं हमने अगले स्टेप की तरफ, दैट इज फ्रिक्शनली और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड क्या होता है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में एक और नई बात सामने आई, वो क्या थी कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उसके केसेस में भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, यानी कि रोजगार तो है लेकिन उसके बदले में फिर भी क्या है, बेरोजगारी है। वो कैसी है, टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद फुल एम्प्लॉयमेंट, दो तरह से अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, जिस मैंने पहले आपको बताया उसके बारे में कवर करूंगी। तो वो कौन सी दो तरह की है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड थी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जब उन लोगों को प्रॉपरली तरीके के साथ जो सामान है वो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, जैसे कई जगह पे जैसे बिजली नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो नहीं प्रोवाइड हो रहा है अच्छे तरीके के साथ, ठीक है, वहाँ पे जो काम करने की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी उनको मटेरियल चाहिए वो अच्छे तरीके के साथ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो उस केसेस में वहाँ पे क्या पाई जा सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब अगर हम गांव की बात करें तो गांव में हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती, ठीक है, विलेजेस में बात करें तो वहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड की जाती, तो उस केसेस में क्या हो जाता है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन रोजगार है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उस केसेस में क्या हो गया, वहाँ पे प्रॉपर तरीके के साथ सामान को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, रॉ मटेरियल्स नहीं है, ठीक है, इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके जो चीज़ें उनको चाहिए वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो उस केसेस में वहाँ पे क्या बन जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी जगह पर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड नहीं हो रही, जैसे कहीं कैपिटल की कमी है, लेबर की कमी है, ठीक है जी, लैंड की कमी है, उसके कारण भी ये अक्कर होती है कौन सी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार क्या होता है कि नए नए इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, लेकिन अब जैसे
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने हिसाब से काम करते हैं, पुराने इक्विपमेंट को यूज करके काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोगों का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब जो कंपनीज है वो क्या चाहती है कि हमारी कंपनीज में वैसे लोग आए जो नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें, ठीक है जी। तो उस केसेस में क्या होता है, जो पुराने लोग होते हैं उनको तो वो चीज़ें आती नहीं है, तो वो नए को सर्च करते हैं, नए लोगों को सर्च करते हैं। उस केसेस में जो पुराने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो जो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से पाई जा सकती है, उसके दो, ठीक है। अब सीजनल किस तरह से होती है, सीजनल इस तरह से होती है कि कई बार आपको पता होगा कि जैसे सर्दियों में जो सामान मिलता है, जैसे बर्फ का जो फैक्ट्री होती है, तो उसमें क्या होता है, सर्दियों में वहाँ काम होता है, नहीं होता, वो बंद हो जाती है ना। तो सेम एज क्या हो जाता है, अगर गर्मियों के कपड़े हैं, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सर्दियों का काम की गर्मी और सर्दी जो इफेक्ट करते हैं, सीजन आ गया। जैसे अब हम आइसक्रीम की बात करें, अब तो चलो सभी सर्दियों में भी खा लेते हैं, गर्मियों में खा लेते हैं, लेकिन इफेक्ट पड़ता है कि जब सर्दियाँ आती है तो उसका काम जो है वो कम हो जाता है। तो उसके कारण क्या हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, उस चीज़ की सप्लाई भी बंद हो जाती है, ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं तो पीछे से सप्लाई कम होगी, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं ठंड के कारण, ठीक है। तो ये क्या है, सीजनल इफेक्ट है, ठीक है जी। तो सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसे कहते हैं कि जो सीजन के साथ चेंज होती है। सेकंड, टेक्निकल मैंने जैसे पहले बताया कि नई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो पुराने लोगों को उस टेक्नोलॉजी से फायदा नहीं हो पाता, उनको नहीं आती वो चीज़ें, तो वो नए लोगों को सर्च करती हैं। तो नए लोग सर्च करने के कारण क्या हो जाते हैं, पुराने लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पैदा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल के हिसाब से देखा जाए तो दो तरह से अक्कर हो जाते हैं, एक सीजनल और एक टेक्निकल, क्लियर। तो अब आपको पता चला कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का भी केस देखा जाए तो उसके केस में भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा सकती है। वो दो तरह से पाई जा सकती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। अब ये तो हमने कवर कर लिया कि टू टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर हो जाती है अगर क्या होता है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दो केसेस में और भी अक्कर होती है, वो कैसे होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब ये क्या चीज़ है, वॉलेंट्री का मतलब है कि अपनी इच्छा से वो बंदा अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की ना एजुकेशन हाई होने का कारण वो काम भी हाई ढूंढते हैं, तो वो छोटा मोटा काम करने से कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो हाई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा। तो जिसके कारण क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, यानी कि जितनी प्राइस पे, जितने रेट पे उनको मिल रहा है काम, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी इच्छा से वो काम करना नहीं चाहते, ठीक है जी। वो अपनी इच्छा से चाहते हैं हम कुछ बड़ा लें या फिर हम कोई बड़ी जॉब करें, हम कोई बड़ा काम करें, ठीक है। तो उस केस में वो उसकी इच्छा है, उसके पास काम है लेकिन उसकी इच्छा है, दैट इज कॉल्ड द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। अब दूसरा है इनवॉलेंट्री। अब जिसके पास काम नहीं है, इनवॉलेंट्री यानी कि अब मेरे पास काम नहीं है, मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मुझे काम मिल नहीं रहा, ठीक है जी। वो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो कंपनीज हैं जिनके पास मैं काम लेने जा रही हूँ वो क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि उनके काम को आगे बढ़ा सके, ठीक है जी। यानी कि एजुकेटेड समझ लो कि एजुकेटेड लोगों को वो सर्च कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो वो ऐसे लोगों को सर्च कर रही है। लेकिन मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, तो उस केसेस में क्या है, मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, किसके कारण, लैक ऑफ मेरी एजुकेशन के कारण, मेरी टेक्नोलॉजी जो नॉलेज है उसकी कमी के कारण मुझे काम नहीं मिल रहा हो, तो उस केसेस में भी क्या हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और उस तरह की एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। तो इस केस में मेरा मन नहीं है, यानी कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ क्योंकि मेरी भी कमी है, मेरी जो मेरी एजुकेशन है या जो उन कंपनीज को चाहिए वो उस रेट पे चाहिए, जो उन कंपनीज को चाहिए, जो उनको टेक्निकल चीज़ें चाहिए वो हमें नहीं आती, तो उस केसेस में मैं क्या हूँ, बेरोजगार हूँ। लेकिन वॉलेंट्री में क्या था कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं उससे बड़ा पाना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे कम दे रहा है, तो इस केसेस में क्या है, मैं काम नहीं करना चाहती, तो दैट इज़
वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे केसेस में भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कुछ एजम्पशन थी जो कि उस टाइम पे इकोनॉमिक्स द्वारा दी गई थी। वो किस बेसिस पे दी गई थी? नंबर 1, रैशनल मैन या फुल एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जितना उनको रेट मिल रहा है और अपने वो काम करना तैयार है, उस रेट पे वो काम करने के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, सबके पास काम है, जितने उनको रेट मिल रहा है उस केस पे वो काम करने के लिए तैयार है, तो उसको बोल दिया हमने फुल एम्प्लॉयमेंट। रैशनल मैन यानी कि हर इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करे। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना चाहता है, अधिक वो सबसे ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए वो चाहता है कि उसे ज़्यादा ही अर्न हो। ठीक है, तो उस बेसिस पे इसे अज्यूम किया गया था। सेकंड इसके अजम्पशन है लेजर फेयर। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या थी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो उस केसेस में अगर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो वहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। जो क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे रखा गया था क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, तो उस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट पाई जाती थी। थर्ड है क्लोज इकोनॉमी। तो क्लासिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसकी अजम्पशन एक क्या है, क्लोज इकोनॉमी, यानी कि वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस टाइम पे नहीं था। ठीक है जी, वो एक बंद इकोनॉमी थी। ठीक है जी, उसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस केस में भी क्या था, एक फुल एम्प्लॉयमेंट पाई जाती थी। सेकेंड है फ्लेक्सिबल ऑफ प्राइस। उसमें फ्लेक्सिबल जो प्राइस का रेट है वो कम होता था या फिर बढ़ जाता था, तो वो चेंजेस आती रहती थी। ठीक है जी, तो उस बेसिस पे भी इसको डिक्लेयर किया गया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। सेकंड है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती थी। ठीक है, चेंज नहीं, कांस्टेंट थी। ठीक है, तो उस केसेस पे भी इसको डिफाइन किया गया था। सेकंड है इक्वालिटी बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब जो क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इसकी एक अजम्पशन क्या थी कि जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, आपकी जो अर्निंग है, इनकम के इक्वल है। ठीक है जी, अगर सपोज अगर मैं कुछ कमा रही हूँ या अर्न कर रही हूँ तो मैं सभी का सारा पैसा तो खर्च नहीं करती। ठीक है, उसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो उसमें से थोड़ा मैं क्या करती हूँ, सेव भी करती हूँ, है ना, सभी ऐसे करते हैं। तो उस बेसिस पे भी इसको क्लियर किया गया था कि इक्वालिटी किसमें है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी वो किसके इक्वल है, हमारी सेविंग के इक्वल है। तो सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर? थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज होती जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन की जो रिटर्न है वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज, लेकिन उसके बदले में जो प्रोडक्शन हो रही है वो क्या होनी शुरू हो गई, डिक्रीज। वो कैसे, अब देख लो, हमारे पास एक छोटा सा प्लॉट है। ठीक है, मैंने एक बंदे को लगा दिया वहाँ पे काम करने के लिए जो कि मुझे प्रोडक्शन करके दे रहा है 100 की। ठीक है, एक बंदे ने मुझे प्रोडक्शन करके दे दी 100। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये कम है, मैं किसी दूसरे बंदे को भी लगा देती हूँ। अब ये तो एक था, इसके साथ मैंने दूसरा भी लगा दिया, प्लॉट तो वही है, जगह भी उतनी है। ठीक है, तो अगर मैं 2 को लगाऊंगी क्या मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो कम है, एम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई। एरिया कम होने के कारण वो क्या हो गई, हमारी प्रोडक्शन में डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब हम समझेंगे कि जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट करती है किसी भी प्रोडक्शन को। ठीक है जी, अब प्रोडक्शन में फंक्शंस कौन से होते हैं, एक होती है लैंड होती है, कैपिटल होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है और क्या होती है, टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, अब प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें लगती हैं। ठीक है, अब जो लैंड है, कैपिटल है और टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसे कांस्टेंट रखें, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सिर्फ लेबर को चेंज करते हैं तो लेबर को इस डायग्राम से हम समझेंगे किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, क्या फर्क पड़ता है। जब लेबर हमारी 1 थी तो हमारी प्रोडक्शन कितनी थी, वो इंक्रीज हुई। जब हमने 2 कर दी, उसकी लेवल इंक्रीज किया
तो हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई। ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है उसी तरह से क्या इंक्रीज हो रही है, उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, उसका जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया इनका, कि यानी कि इनका डायरेक्ट रिलेशन हो गया कि जिस तरह से अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उस तरह से इफेक्ट करती है, प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करती है और वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, आपकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होती है। ठीक है जी, इसमें हमने क्या लिया है, पी ऑफ एफ, ठीक है। सिर्फ क्या है इसमें, जो सिर्फ लेबर जो है वो इंक्रीज हो रही है तो वो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज कर रही है। तो ये स्नोप कहा जाता है। ये क्या दिखा रहा है, इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपकी लेबर इंक्रीज है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है, तो एक लेवल पे जाके वो क्या हो जाती है, समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट के फंक्शंस को। अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, हम करेंगे डिमांड किस तरह से, जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है वो किस तरह से प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो उस कर्व को हम समझेंगे। अब हम समझेंगे डिमांड ऑफ लेबर। जो डिमांड ऑफ लेबर है वो किस पे डिपेंड करती है, वेजेस पर। अगर लेबर की वेजेस इंक्रीज होगी तो उस केस पे उसकी जो सप्लाई है वो क्या होगी, डिक्रीज। वो कैसे, मान लो अगर मेरा कोई काम है तो मैं अपने हिसाब से, अगर मैं चाहूंगी कि हाँ 100 रुपए के हिसाब से मुझे लेबर मिल जाए, कोई काम करने के लिए मुझे बंदा मिल जाए 100 रुपए के, लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं मुझे 500 रुपये चाहिए एक दिन का, तो वो जो डिमांड कर रहा है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं उसकी जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, मैं डिमांड कम करूंगी। किस केस में, उसने जो डिमांड की है, जो वेजेस की उसकी डिमांड है वो इंक्रीज है, लेकिन मैं तो कम देना चाहती हूँ, तो उस केस में मेरी उसकी जो डिमांड ऑफ लेबर है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी लेबर डिक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो वो रियल वेजेस है ये डिपेंड करती है रियल वेजेस पे। अगर वो रियल वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगी, सप्लाई है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो रियल वेजेस है, जो मैं वेजेस उसको देना चाहती हूँ उस पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, वेजेस इंक्रीज हो गई और सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, किसकी, डिमांड ऑफ लेबर के केस में। ठीक है, तो इसका कर्व किस तरह से जाता है, इस तरह से। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी जो स्लोप है वो नीचे चलेगी। ठीक है, तो इसी की तरह अगर हम सप्लाई को समझते हैं तो सप्लाई में ऐसा होता है कि जितना हम उसको दे रहे हैं, जितनी वेजेस हम उसको दे रहे हैं उसके काम के बदले में, वो सेटिस्फाई है, वो काम करने के लिए तैयार है। तो इस केस में क्या होगा, मैंने उसको बोला कि भैया मैंने तेरे को 100 रुपया देना है तो तुझे काम करना है तो ठीक है, वो कहता ठीक है मैं कर लूंगा। अब इस केस में क्या हुआ, जितनी वेजेस पे मैंने उसको काम करने के लिए बोला, यानी कि वेजेस डिक्रीज हुई, यहाँ पे वेजेस डिक्रीज है और लेबर की सप्लाई क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। सप्लाई ऑफ लेबर के केस में क्या होता है, वेजेस जो है डिक्रीज है लेकिन उसकी सप्लाई इंक्रीज है। लेकिन डिमांड ऑफ लेबर के केस में क्या है कि वो अपने हिसाब से बंदा ढूंढ रहा है लेकिन उसे मिला नहीं। ठीक है, तो जो लेबर की डिमांड है वो ज्यादा है, ठीक है, उसकी वेजेस जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसको ना मिलने के कारण क्या होगी, डिमांड कम होगी, किसकी, डिमांड कम होगी, लेबर की। ठीक है, तो इस केस में जो स्लोप है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। और सप्लाई ऑफ लेबर के केस में क्या हो रहा है, वो सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम इन दोनों को ज्वाइन करके देखेंगे क्या बनता है। ये हमारी वेजेस है, ठीक है, और ये क्या है, एम्प्लॉय। अब जो प्रोडक्शन है, जो भी डिमांड है लेबर की, वो कब डिक्रीज हो रही थी, जब उसे अपने हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरी जो लेबर की डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई।
ठीक है जी, क्योंकि मैं उसको पूरी तरह से पैसे नहीं दे पा रही हूँ। अगर मैं एक बंदे को 500 रुपये दे रही हूँ तो मैं और डिमांड करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने तो 100 रुपये रखना था। तो इस केस में मेरी जो डिमांड है लेबर की वो डिक्रीज हो गई। तो इस केस में क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गई। सो ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिमांड, लेबर ऑफ डिमांड को। लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर हुई, यानी कि मुझे अपने हिसाब से जितना मैंने उसको देना चाहा, जितनी वेजेस मैं दे रही हूँ एम्प्लॉय को, उस हिसाब से मुझे एम्प्लॉय मिल रहे हैं, तो मेरी क्या होगी, लेबर की सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो ये इस तरह से इंक्रीज हो गया। अब ये जो मिड पॉइंट है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वालिटी को, कि एक पॉइंट ऐसा था जब डिमांड भी और सप्लाई, लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई दोनों क्या थी, इक्वल थी। यानी कि इस पॉइंट में हमने रिप्रेजेंट करता इक्वालिटी। ठीक है जी, किसकी, डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर की जो इक्वालिटी है वो इस पॉइंट पे आके इक्वल है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो गई, डिक्रीज हो गई डिमांड ऑफ लेबर और इंक्रीज हो गई सप्लाई ऑफ लेबर, अकॉर्डिंग जिस तरह से उन्होंने अपने रियल वेजेस को इंक्रीज किया। ठीक है जी, तो उस हिसाब से उनकी जो सप्लाई है और डिमांड है उस पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हो गया कि अगर रियल वेजेस ऊपर नीचे होती है, डिक्रीज या इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उस केसेस पे क्या होता है, डिमांड पर भी फर्क पड़ता है और सप्लाई पर भी फर्क पड़ता है। तो अब आपको ये क्लियर हुआ। ये था आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने बात की क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें हमने क्या क्या देखा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसी के साथ हमने क्या क्या कवर किया है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके साथ भी कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा करती है, वो कौन सी थी, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसी के साथ हमने कवर किया था इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसके साथ हमने कवर किया, इसके अजम्पशंस को हमने कवर किया, और क्या किया था इसमें हमने प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को एक कर्व से, एक डायग्राम के थ्रू इसको डिफाइन किया। क्लियर, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। क्लियर, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।